Hello everyone, this is Vivek Patia. Good to see you again, and you are watching me at Tech Savvy. So today we are not going to go with the Python. आज हम जाने वाले हैं Laravel के साथ. अब देखेंगे कि Laravel क्या होता है, MVC आर्किटेक्चर क्या होता है, अगर हम एक नया प्रोजेक्ट बनाना है Laravel में तो कैसे बनाएंगे. उससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाना चाहूंगा, वो है कंपोजर. इसकी लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे डाउनलोड कर लीजिएगा. कंपोजर एक एक्चुअली एक डिपेंडेंसी मैनेजर होता है. डिपेंडेंसी मैनेजर मतलब कि अगर आपकी मल्टीपल फाइल्स हैं जिनका आपको मैनिपुलेशन करना है, जैसे कि अपडेट करवाना है, डिलीट होता है, डेटाबेस का फोल्डर होता है, तो इन सबको संभालना इकट्ठा बहुत कठिन हो जाता है जब आप एक कोर पीएचपी पे काम करते हैं. अब हम काम कर रहे हैं एमवीसी पे, मतलब मॉडल व्यू और जो है अपना कंट्रोलर. तो देखेंगे कि व्यू क्या होता है और कंट्रोलर क्या होता है. आज हम सिर्फ जो है वो व्यू और कंट्रोलर पर काम कर रहे हैं. अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में जरूर बताएगा, मैं मॉडल पर भी काम शुरू कर दूंगा और आपको दे दूंगा वो सारे वीडियोस भी. तो पहले हम एक बना लेते हैं प्रोजेक्ट, राइट. तो पहले चेक कर लेते हैं कि कंपोजर है कि नहीं. कंपोजर जो है वो आपका ग्लोबली इंस्टॉल होता है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको इसी में इंस्टॉल करना या वो. मैं अभी जो है वो XAMPP htdocs में काम कर रहा हूँ. अगर आप चाहे तो कंपोजर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन Laravel जो है वो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप htdocs, अगर आप XAMPP यूज कर रहे हैं, अगर LAMP या WAMP यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप फोल्डर के अंदर ही यूज कीजिए ताकि प्रोजेक्ट जो है वो उसी के फोल्डर के अंदर बने. अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब रन हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर जब आप डेटाबेस को इनबिल्ट करवाते हैं अपने एक प्रोजेक्ट में, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस तो होता ही है, तो जब आप उसे इनबिल्ट करवाएंगे तो शायद तब प्रॉब्लम हो सकती है. तो उसके लिए हम जो है वो देखेंगे. अब मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, प्रोजेक्ट 1 करके Laravel में. वो अपने आप बनना शुरू हो चुका है. इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, तकरीबन 1 से 2 मिनट. उससे पहले हम थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन देख लेते हैं कि Laravel का कितना वर्जन आ चुका है. Laravel ऑलमोस्ट 9 वर्जन पे चल रहा है अभी. उसके लिए आपको कम से कम PHP 8 चाहिए, क्योंकि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट बाय Laravel इटसेल्फ. तो उसमें मैं हेल्प नहीं कर सकता, आपको PHP 8 डालना ही होगा. अगर आपको नहीं पता कि कैसे PHP चेक करते हैं तो मैं आपको उसके भी सिंटेक्स दे दूंगा. पूरी की पूरी फाइल जो है वो मैं गिटहब पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से पूरा का पूरा कोड देख सकते हैं. इवन अगर आपको चाहिए कि मैं और वीडियोस बनाऊं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ा बहुत लिख के दे दीजिएगा कि हाँ भैया थोड़ा बहुत ऐसा बना दो, तो मैं बना दूंगा, इसमें कोई हर्जी नहीं है. देखते हैं कि हमारा Laravel कहाँ तक पहुंचा है. ऑलमोस्ट होने को है. तो कंपोजर की मदद से आप Laravel का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है. और Laravel का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको जो है वो कंपोजर रिक्वायर्ड ही है, क्योंकि Laravel जब प्रोजेक्ट बनाता है तो वो अपने MVC के पास जाता है, पूरी की पूरी सारी की सारी डिटेल्स, फोल्डर्स वगैरह सब वहां से लेता है, और हमारे जो लोकल डिवाइसेस है, मतलब एंड डिवाइसेस, उसमें वो इंस्टॉल करता है और उन्हें दिखाता है कि हाँ भाई देखो इतना इतना हुआ है, इतना है, और ये सारे फोल्डर्स और हम इस पर काम कर रहे हैं. एक्सेशन हो रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है. इसके बाद हमें हमारे लोकल पीसी, मतलब कि उसमें हमें देखने को मिलेगा कैसे हो रहा है. अब देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट 1 का फोल्डर अपने आप बना है, मैंने नहीं बनाया है. फिर भी एक बार देखते हैं कहाँ तक पहुंचा है प्रोग्रेस. प्रोग्रेस होने के बाद आपको इसके बारे में और थोड़ी बहुत और डिटेल भी बताऊंगा कि क्या एक्चुअली आप Laravel से कोई अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं. और Laravel से एक्चुअली प्रोजेक्ट बनाना काफी हद तक इजी हो सकता है अगर आपको स्पेसिफिक कमांड्स पता है तो. कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर बेसिकली एक फाइल होती है जिसके अंदर कुल एक क्लास के अंदर टोटल 7 एट्रीब्यूट्स, मतलब 7 पैरामीटर्स, ग्रेड हो गया आपका, जैसे गेट पोस्ट हो गया, डिलीट हो गया, ये सारी चीजें आपको सिर्फ एक ही क्लास के अंदर मिल जाती है, तो ये काफी हद तक अच्छा होता है. अब कंट्रोलर में भी आपको अलग अलग टाइप्स मिलेंगे, वो जैसे हमारा प्रोजेक्ट बन जाता है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे अलग अलग टाइप्स के कंट्रोलर भी होते हैं. व्यू बेसिकली आपका एक HTML स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप दिखा सकते हैं कि वेबसाइट कैसी एक्चुअल दिखेगी यूजर को, क्योंकि वेबसाइट का दिखना भी उतना ही जरूर है जितना उसका बैकएंड में काम करना. Laravel के काफी सारे फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं पहले भी,
लेकिन जो 9 है वो आई थिंक बेस्ट आया हुआ है, अपडेटेड है और काफी हद तक इजी भी रहता है एज पर द डेवलपर पर्सपेक्टिव, क्योंकि इसमें हमें काफी हद तक जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। एक और फ्रेमवर्क को हम फॉलो करेंगे, वो बूटस्ट्रैप होगा। बूटस्ट्रैप एक एक्चुअली एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए, ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो काफी हद तक रिस्पॉन्सिव कर सके विदाउट योर इनबिल्टिंग CSS और विदाउट योर इनबिल्टिंग जावास्क्रिप्ट। काफी हद तक प्लेटफॉर्म्स जो है वो बूटस्ट्रैप का ही इस्तेमाल करते हैं। मैं भी आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप इसी का इस्तेमाल करें। आप अपने आप से भी CSS लगा सकते हैं, जैसे एक्सटर्नल CSS काफी लोग लगाते भी हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। आप जावास्क्रिप्ट भी अपने से लगा सकते हैं। लेकिन जब अगर फॉर्मेट मिल रहा है तो आई थिंक प्रोग्रामर के लिए ये बहुत कीमती होता है कि वो अपना टाइम जो है वो कम से कम लगाए ये सारी चीजों में, और वो ज्यादा से ज्यादा टाइम लॉजिक बिल्डअप करने में लगाए कि हाँ भाई एक्चुअल वेबसाइट पे लॉजिक क्या लगेगा। देखो व्यू भी इम्पोर्टेंट है एज पर डेवलपर परस्पेक्टिव, मुझे भी पता है कि व्यू एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि अगर कोई यूजर आ रहा है तो उसे थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव भी लगना चाहिए, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट होती है आपकी सर्विस। तो सर्विस का जो है पंगा वो हम बिल्डअप इसी से करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट हो चुका है, ऐसे इंस्टॉल होने देते हैं। हम सीधा जो है इसको देखते हैं कि कैसा लगेगा ये। राइट, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो लेटेस्ट फाइल मिलती रहे। और ऐसे मैं अभी VS कोड से कर रहा हूँ, आप चाहिए तो आप कोई भी जो है वो यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर होता है, सो नॉट टू बी वरीड अबाउट दैट। और अब हम देखते हैं कि हमारे लिए अभी के लिए हमारे लिए 2 से 3 फाइल्स, 4 से 5 फोल्डर्स ही इम्पोर्टेंट है, और कुछ अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये समझ कर चलिए, मैं आपको और भी बताता रहूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर पूरी की पूरी सीरीज बनाऊं ताकि आपको और पता चलता रहे। ये है .env फाइल जो आपका खास डेटाबेस हैंडल करती है। डेटाबेस का जो भी हैंडलिंग होता है, जैसे कनेक्शन हो गया, आपका होस्ट है वो हो गया, पोर्ट नंबर हो गया, डेटाबेस का नाम हो गया, डेटाबेस यूजर नेम हो गया, पासवर्ड। अभी फिलहाल अगर आप सैम्प वैम्प या लैम्प यूज कर रहे हैं कोई भी सर्वर्स, या फिर अगर आप कोई भी जो है वो लाइव सर्वर यूज कर रहे हैं, तो आपका बाय डिफॉल्ट यूजर नेम जो है वो रूट रहेगा। बाय डिफॉल्ट पोर्ट भी है वो 3306, मतलब कि 3306 ही रहेगा। आपका बाय डिफॉल्ट डेटाबेस होस्ट भी 127.0.0.1 होगा। और बाय डिफॉल्ट डीबी कनेक्शन अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो वो MySQL ही लेगा। ठीक है, इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। पासवर्ड थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है अगर आप लाइव डेटाबेस यूज करते हैं तो, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस पासवर्ड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, एक काम करते हैं, अब इसे जरा रन करते हैं कि कैसा लगने वाला है अपने को एक्चुअली ये। ठीक है, इसके लिए कमांड है php artisan serve। ठीक है, अब इसे ओपन भी कर लेते हैं कि हाँ भाई कैसा लग रहा है। शायद ओपन हो भी चुका है, नहीं हुआ है एक्चुअली। ठीक है, कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि ये ओपन हो चुका है और काफी हद तक अच्छा भी दिख रहा है। लेकिन अब मुझे ये तो नहीं चाहिए, ये अगर प्रोजेक्ट बना रहा हूं मैं तो मुझे लारावेल की सस्ते में तो एडवर्टाइजमेंट करनी है नहीं। राइट, सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ व्यू। अब एक व्यू बनाने वाले हैं, तो देखते हैं कि व्यू में कैसे और कैसे बनाएंगे हम व्यू। राइट, अब व्यू बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट हमें चाहिए एक नई फाइल, और कुछ नहीं चाहिए। अब व्यू लारावेल के अंदर ब्लेड टेम्पलेट से काम करता है। अब मैं आपको बताऊं कि ब्लेड टेम्पलेट क्या होता है। ब्लेड बेसिकली एक फ्रेमवर्क होता है, HTML जैसा ही होता है और ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। मैं इसे नाम दे रहा हूँ show.blade.php। ओके, ये हो गया आपका व्यू। अब अगर मुझे इसे देखना है कि ये कैसा दिख रहा है, तो उसके लिए पहले मैं एक HTML जो है 5 का थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि हाँ भाई कुछ ऐसा लगेगा, और फॉर सपोज डेटा, राइट, ऐसा कुछ नाम दे देता हूँ। ओके,
थोड़ा बहुत जो है वो फॉर्मेटिंग हो गया। एक काम करते हैं, इसके अंदर मैं दे देता हूँ डेव कंटेनर और dev.roster। इसके अंदर एक h2 लिख देता हूँ ताकि हमें थोड़ा बहुत और इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि क्या एक्चुअली काम कर रहे हैं, राइट। अब देखते हैं कि शो डेटा, शो डेटा फॉर सपोज मैंने कुछ ऐसा मैसेज लिख दिया। अभी के लिए अगर आप सेव नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। फाइल में होता ही है ऑटो सेव। आई प्रेफर कि आप ऑटो सेव यूज करें क्योंकि आपके पास फिर टाइम नहीं रहता है इसके बारे में। सो चलिए देखते हैं। ओके, अभी भी हमें व्यू नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले ये CSS और जावास्क्रिप्ट कॉपी कर लेता हूँ ताकि रिस्पॉन्सिव भी लग जाए, ठीक है। अब ये CSS हो गई, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एफ, अल्टर शिफ्ट एफ मतलब वही हुआ। CSS एक और बार लग गई, ठीक है। जावास्क्रिप्ट डन, अल्टर शिफ्ट एफ, ठीक। ये हो गया अपना जावास्क्रिप्ट वगैरह, सही है। अभी भी रिफ्रेश कर लेते, अभी भी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमने स्पेसिफाई ही नहीं किया कि हाँ भाई ऐसा कोई पड़ा है। ठीक है, चलो राउट्स में जाते हैं। राउट्स में web.php करके एक फोल्डर, एक फाइल रहेगी। अब बोलोगे कि विवेक तुमने तो बोला था 2-3 फाइलें इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये उनमें से ही एक है web.php, ठीक है। अब हम करेंगे राउट। अब राउट कुछ नहीं होता, बस वो दिखाता है कि हाँ भाई आपका कुछ ऐसा चल रहा है, मतलब वो प्रोग्राम का फ्लो दिखाता है, ठीक है। अब मैं इसे नाम दे देता हूँ कुछ ऐसा, फॉर्म डॉट डेटा फॉर सपोज। एक फंक्शन बना लेता हूँ और उसे जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया। ओके, सेमीकोलन लगा दीजिएगा वरना एरर थोड़ी बहुत आ सकती है। अब हम रिटर्न करेंगे कि जब भी मतलब ये फंक्शन कॉल हो तो अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए कि भाई जो हमने टेम्पलेट बनाया show.blade.php वो कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अभी भी हमने तो कॉल किया नहीं, यहाँ पे तो कोई बटन है नहीं, तो क्या करेंगे? एक काम करते हैं, यूआरएल में हम स्पेसिफाई कर देते हैं फॉर्म डेटा, राइट। आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है। ओके, यहाँ पे मार्जिन नहीं लगी, लगता है थोड़ा बहुत इश्यू। ओके, हम एक काम करते हैं, हम क्लास दे देते हैं मार्जिन के लिए empty फॉर सपोज 4 years। मार्जिन टॉप, MT का मतलब होता है मार्जिन टॉप। ओके, ये काम कर रहे हैं, राइट। अब मुझे चाहिए कि जैसे एक मेरा ये डेटाबेस है, जॉर्ज नाम का एक डेटाबेस है, उसके अंदर एक यूजर्स पड़ा है मेरा। तो यूजर नाम का एक टेबल है और काफी सारे डेटा भी है। अब मैं फॉर सपोज एक एडमिन पैनल बना रहा हूँ, तो मुझे चाहिए कि हाँ भाई यूजर का डेटा मुझे दिखना चाहिए, ईमेल दिखनी चाहिए, एज दिखनी चाहिए, और मुझे जो है वो एडिट डिलीट मतलब कि ये दोनों की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, चलो ये भी कर लेते हैं। चलिए, तो ये अपना फॉर्म डेटा है, उसी में चेंजेस करेंगे। अब मुझे चाहिए कि थोड़ा टेबल वाइज हो तो मतलब अच्छा लगे, तो मैंने एक्चुअली देखा है बूटस्ट्रैप में ही टेबल, ये मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसे कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है वो मार्जिन थोड़ा बहुत दे देता हूँ ताकि क्या थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग होता रहे, ठीक है। रिफ्रेश दे देते हैं। ओके, इसे काम करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा है? चलिए एक और बार देख लेते हैं। It should work. Okay, कंटेनर की स्पेलिंग रॉन्ग है, सॉरी गाइस। कंटेनर की स्पेलिंग रॉन्ग थी, उसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा था। ओके, ये काम कर रहा है, परफेक्ट। F12 करके भी देख लेते हैं कि रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। रिस्पॉन्सिव भी है, काम कर, राइट। ओके, दिस इज द थिंग। अब हमें क्या चाहिए देख लेते हैं। आईडी चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल चाहिए और एज चाहिए, ठीक है। तो इसे रीनेम कर लेते हैं, आईडी फॉर सपोज, इसे नाम दूंगा मैं नेम, इसे नाम देते हैं ईमेल, और इसे नाम दूंगा मैं एज, राइट। दैट्स इट। और मुझे थोड़ा फॉर्मेटिंग चाहिए, तो उसके लिए मैं एक इधर क्लास भी दे रहा हूँ, क्लास टेक्स्ट सेंटर। यस, डन। नाउ इट विल लुक रियली नाइस। ओके, देख लेते हैं। ओके, डन, चल।
और एक और मुझे चाहिए, मैं इसी को डबल कॉपी कर लेता हूँ। मुझे चाहिए एक एक्शन, क्योंकि एडमिन पैनल मैंने पहले भी बोला कि मुझे एडमिन पैनल बनाना है, तो मुझे उसके अंदर लगेगा एक एक्शन। ओके, सी कैपिटल है, सॉरी। ओके, डन। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना शायद काफी रहेगा। एक और दे देता हूँ करके, तो इसमें मैं दूंगा एक एंकर टैग, और उसका क्लास दे देता हूँ मैं फॉर सपोज btn एंड प्राइमरी, राइट। और इसमें लिख दूंगा मैं एडिट। अभी के लिए मुझे कोई नहीं चाहिए, इसलिए मैं जो है वो ऐसे ही लगा रहा हूँ, ठीक है। इसे और डुप्लीकेट कर लेते हैं, और ये एक टीडी निकाल देता हूँ। अब डिलीट है तो मतलब वो तो थोड़ा बहुत रेड दिखना चाहिए, तो उसके लिए लगा देता हूँ डेंजर, और लिख दूंगा यहाँ पे डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं MB1, क्योंकि जब रिस्पॉन्सिव होगा ना तब थोड़ा बहुत वो दिखने में ऐसा कुछ हो सकता है। कंट्रोल शिफ्ट F, ठीक है। अब करते हैं कंट्रोल R, ठीक है, ये काम कर रहा है, राइट। ओके ओके, तो ये थोड़ा बहुत चुक नहीं रहा है, तो ओके MT1, यस, ये काम ओके काम कर रहा है, राइट। अब मुझे चाहिए यहाँ पे हर एक में जो है मुझे क्लास चाहिए टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे भी, और इसे मैं दे दूंगा क्लास, और उसे नाम दे दूंगा टेक्स्ट सेंटर। ये बेसिकली सारे बूटस्ट्रैप के ही क्लासेस हैं जिन्हें मैं यूज कर रहा हूँ। सो नॉट टू बी वरीड, मैं इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, सो आपको वो भी मैं दिखाता रहूंगा। और यहाँ पर भी क्लास दे देता हूँ, यहाँ शायद मैं भूल गया, ठीक है। अब इसे भी काम करना चाहिए, ओके। अब बेसिकली मुझे एक ही चाहिए, मुझे इतने सारे नहीं चाहिए, राइट। ओके, डन। कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, कंट्रोल आर, ठीक है। देखिए अब इतना मुझे दिख रहा है। अब मैंने बोला कि मुझे तो इतना सारा चाहिए, अब आप बोलोगे विवेक तुमने तो पहले बोला था कि तुम्हें इतने सारे रिकॉर्ड चाहिए, तुमने तो फिर एक ही टीआर मतलब कि एक ही टेबल की रो रखी है। अब मैं बोलूं कि मैं इसे सीधा डायरेक्टली अगर ले सकूं सारे के सारे रिकॉर्ड एक साथ, तो ठीक है, उसका आप इंतजाम देखते हैं। तो मैंने आपको पहले बोला था कि हम बनाएंगे कंट्रोलर, ठीक है, तो उसे भी बना लेते हैं। PHP आर्टिशन में कॉलन कंट्रोलर, और मैं कंट्रोलर का नाम दे रहा हूं डेटाबेस हैंडलर, राइट। अब जो मैं लिख रहा हूं वो जरा ध्यान से देखिएगा, ये काफी हद तक इम्पोर्टेंट है। देखिए हमारा कंट्रोलर बन चुका है। अब आप बोलोगे विवेक ये कंट्रोलर क्या होता है, तो ठीक है, आपको दिखा ही देता हूँ कि कंट्रोलर एक्चुअली होता क्या है। देखिए हमने बना है ये डेटाबेस हैंडल करके, जिसमें हमें टोटल 7 मेथड मिली है। इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर, शो, एडिट, अपडेट और डिस्ट्रॉय। अब इन सारे की मदद से आप कुछ न कुछ ले सकते हैं, ठीक है। अब फॉर सपोज मुझे डेटा लेना है, लेकिन मैंने डेटाबेस का नेम तो चेंज नहीं किया पहले, तो वो कर लेते हैं GEORGE, जो हमारा पहले नाम था, मतलब कि जॉर्ज। अब देख सकते हैं पहले भी हमारा नाम जॉर्ज था, तो उसका नाम मैंने जॉर्ज रख दिया। अब हमें जाना है डेटाबेस हैंडलर में। अब हमें करना क्या है वो पहले समझते हैं, राइट। हमें चाहिए कि हाँ भाई देखो, हम जो कर रहे हैं वो हमें चाहिए कि वो कैसे लेंगे, हम इतने सारे डेटा। बोलोगे विवेक यार ये कैसे होगा, तो ठीक है चलो एक काम करता हूँ, मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ V1 नाम का, और उसके अंदर मैं स्टोर कर लेता हूँ DB। अब बोलोगे कि DB विवेक क्या है, तो DB कुछ भी नहीं है, हम DB नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसका इंस्टेंस बना के उसे यूज कर रहे हैं। अब टेबल, ये बेसिक सिंटैक्स है लारावेल की, तो मैं इस पर ज्यादा बहुत फोकस नहीं कर रहा, ये इजी भी है, आप समझ भी जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा टेबल का नाम क्या है, तो हमारे टेबल का नाम है यूजर्स, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि हाँ भाई यूजर्स है, हमें वो चाहिए। अब अगर मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं कुछ स्पेसिफाई किए बिना
सीधा गेट लिख देता हूँ, तो मुझे सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। लेकिन अगर मुझे इन्हें शो करना है तो वो कैसे करूँ? तो उसके लिए चलिए एक काम करते हैं, हम रिटर्न करते हैं व्यू जो हमने अभी अभी बनाया। हमने कौन सा व्यू बनाया? शो। ओके, इसे जरा सिंगल इन्वर्टेड में ही लिखिएगा कि बाद में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी आपको लगता है कि ये डेटा जाएगा इसके साथ? नहीं, मुझे शायद नहीं लगता। फिर भी अगर आप इतना बोल रहे हो तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इससे बेटर मैं एक रिकमेंड करूंगा कि आप लिखिए विथ, और उसके अंदर फॉर सपोज वी नाम का मैंने एक इंस्टेंस बना लिया। किसका? $v1 का। सही है। अब देखते हैं कि हमें इसमें जाकर क्या करना होगा। ठीक है, ओके, ये हुआ। ओह सॉरी, हमने इसे अनेबल नहीं किया। ये आप खास ध्यान में रखिएगा कि अगर आप कोई भी कमांड लिख रहे हैं लारावेल में, तो उसके बाद PHP आर्टिसन सब लिखना मत भूलिएगा, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। आप यहाँ पे रिफ्रेश करते रहेंगे और वो लोड ही नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम पहले टेस्ट करते हैं कि क्या जो हमने इंस्टेंस बनाया है वो एक्चुअल में आया है या नहीं। ठीक है, तो मैं जो है वो एको ही कर लेता हूँ। फॉर सपोज एको हमने नाम दिया था $v, राइट? ठीक है, तो वो प्रिंट कर लेते एक बार ताकि हमें दिखता रहे। ओके, देखिए अब ये बोल रहा है कि $v उसे पता नहीं है। ऐसी एरर आ सकती है। तो अगर आपको कुछ ऐसी एरर को हैंडल करना हो तो क्या करेंगे? तो इससे अच्छा मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यूज कीजिए फोर ईच। अब बोलेंगे कि विवेक ये फोर ईच क्या होता है? एक्चुअली फोर ईच कुछ नहीं है, बस हम उसे इंस्टेंस का एक नया इंस्टेंस, जैसे कि हम किसी क्लास का कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाते उसी तरह से। देखिए अब ये कितना अच्छा है कि वो हमें सिंटेक्स भी दे रहा है, हमें कुछ नहीं करना। वी हो गया, और फॉर सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई। ठीक है, अब इस एंड फॉर ईच को मैं नीचे रख देता हूँ क्योंकि मुझे जो है वो सारे रिकॉर्ड्स चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे जो है वो यहाँ पे चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे जो है वो आईडी आना चाहिए, राइट? क्योंकि आईडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, तो मैं आईडी ले रहा हूँ और प्रिंट कर रहा हूँ कि हाँ भाई देखो, अंदर गया, मैंने किया डबल ब्रैकेट और मैं लिख रहा हूँ $i gives $id। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फिर भी ये $v की एरर दे रहा है। अब ये क्यों $v की एरर दे रहा है ये मैं समझाता हूँ। ठीक है, मैंने ये एरर जानबूझकर रखी कि ताकि आपको पता चले कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं और इसका आगे जो है हमें उपयोग क्या हो सकता है। ठीक है, अब जब हम किसी भी जो है वो कंट्रोलर के साथ काम करते हैं तो हमें एक चीज जो है वो ध्यान में रखनी होती है, और वो है कि हम उस कंट्रोलर को मेंशन करें, राइट? ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो कंट्रोलर है या नहीं है। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं ये फंक्शन को जो है वो हटा देता हूँ क्योंकि मुझे अभी उसकी जरूरत नहीं है, राइट? फॉर एन इंस्टेंस इफ आई डोंट रिक्वायर दिस, तो मैं उसे हटा सकता हूँ, राइट? सही है। अब मैंने बनाना है कि भाई जैसे ही ये कंट्रोलर बनता है मुझे उसकी कोई स्पेसिफिक मेथड चाहिए, राइट? तो एक काम करता हूँ, मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, और इसे थोड़ा इधर ले लेते ताकि थोड़ा बहुत कोड हमें इजीली दिखाई दे। मैं लिखता हूँ डेटाबेस, जो हमारे कंट्रोलर का एक्चुअल नाम है, हैंडलर। सही है, और
क्लास भी स्पेसिफाई कर ही देते हैं, चलिए। और हमने कहाँ पर इसमें बनाया है वो देख लेते हैं। हमने बनाया है इंडेक्स पे, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पे लिखेंगे इंडेक्स, राइट, सही। अब जब डेटाबेस हैंडलर को ये कॉल जाएगा तो वो यूजर्स नाम के टेबल में से सारा डेटा फेच करेगा, रिटर्न करेगा, शो करेगा, एक इंस्टेंस बनाएगा $v नाम का, show.blade.php पे आएगा। उसमें हम एक काम करते हैं, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमें और कुछ नहीं करना, बस यहीं पे हमें दिखाना है। बस थोड़ा बहुत वैल्यू पैरामीटर में चेंज होगा। यहाँ पर हमें चाहिए नेम, यहाँ पर हमें चाहिए ईमेल, और यहाँ पर हमें जो है वो चाहिए एज, राइट। और कुछ हमें नहीं चाहिए, ठीक है। देखते हैं, अब शायद ये काम कर जाएगा। एक और बार प्रिंट करते हैं, ठीक है। काम करते हैं, इसे हटा देते हैं और ऐसे प्रिंट करते हैं। अब एक काम करते हैं, लिखते हैं फॉर्म डेटा जो हमने बनाया है अपने यहाँ पे, राइट। अभी भी एक प्रॉब्लम हो रहा है, ये आईडी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं show.play.php में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ता है कि कहाँ से किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी चीजें भी काफी हद तक इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमने आईडी का इंस्टेंस तो बना लिया पर हमें वो वेरिएबल में नहीं चाहिए, इसलिए वो एरर दे रहा था, ठीक है। मैं जो है वो डॉलर हटा देता हूँ। डन, हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। ये हो गया प्रोग्राम। अब मैंने आपको बताया था कि हम जो है, अगर हमें चाहिए कि हाँ भाई ये यहाँ से सीधा हमें यहाँ से चाहिए कि हाँ भाई वो सीधा हमें यहाँ से वहां भेज दे उस फॉर्म डॉट डेटा को, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम बनाते हैं एक यूआई। अब आप बोलेंगे कि विवेक हमने अभी तक तो यूआई ही बनाई थी। नहीं, हमने जो बनाया था वो एक प्रोजेक्ट था। तो हम जो है वो बनाएंगे लारावेल की यूआई, ठीक है। तो उसके लिए कमांड होगा कंपोजर, फिर होगा रिक्वायर लारावेल स्लैश यूआई, ठीक है। अब कंपोजर की मदद से लारावेल जो है वो एक यूआई बनाएगा, हमारी डॉट जेसन फाइल को अपडेट करेगा, और जो रिसोर्सेस फोल्डर है उसमें एक SASS नाम की फोल्डर भी आ जाएगी। उसके साथ साथ हमारे पास ऑथेंटिकेशन भी होगा। अगर हम Vue.js या फिर बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं तो हमें उसके लिए वो भी मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे कि कैसे ये चीज को हम दिखा सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ बनाया है लेकिन ये दिखा नहीं है, राइट। तो हम लिखेंगे PHP UI। PHP UI नहीं होगा, हमें चाहिए PHP आर्टिशन। कभी भी मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि उसके अगर वो आप भूल गए तो उसके हिसाब से आपको आगे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ ऑथ, और ये काम कर चुका है, राइट। अब अगर हम देखें welcome.blade.php को, तो ऐसा कुछ पहले नहीं था, राइट। यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ, ये जरा CSS को मैं बदल देता हूँ क्योंकि ये काफी हद तक बाद में मतलब आपको परेशान कर सकती है। So I would recommend you to change the CSS, और वरना आप layout.app में भी जा सकते हैं और यहाँ पर जाकर आप जो है CSS बोला है वहाँ पे पास उसे निकाल कर हमने जो एक्चुअल CSS ली थी वो आप डाल सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एफ, ओके, ये काम कर रहा है ना, ठीक है। अभी रिफ्रेश नहीं देना क्योंकि हमने अभी तक PHP आर्टिशन सर्व नहीं लिखा। अब दे सकते हैं रिफ्रेश, राइट। अब देख सकते हैं यहाँ पर
जो है ये लॉगिन और रजिस्टर वगैरह बन गया जो हमने नहीं बनाया, राइट। अब एक काम करते हैं, मैं लॉगिन रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ, ओके ये कुछ ऐसा बस दिख रहा है जो हमने नहीं बनाया अपने हिसाब से, ये अपने आप बनाया, राइट। अब मुझे चाहिए कि जैसा ये लॉगिन, जैसा ये एंकर टैग है, वैसा ही मेरे फॉर्म डेटा के लिए भी आ जाए, ठीक है। तो मैं जाऊंगा welcome.blade.php पे और इजीली मैं सर्च कर लेता हूँ कि हाँ भाई लॉगिन कहाँ पर लिखा है, राइट, ये लिखा है, ओके। तो मैं कर रहा हूँ कंट्रोल डी एक्चुअली ये मेरा है, अब मैं पीसी का मैंने किया। इफ यू वांट आप कुछ भी रख सकते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है फॉर्म डेटा, सही है, और कुछ मुझे नहीं चाहिए, और मैं इसे दे देता हूँ मार्जिन लेफ्ट 4, राइट, और थोड़ा बहुत इसे फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ओके अभी भी लॉग इन आ रहा है कि टेक्स्ट वहां पर लॉग इन ही है। तो मैं चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट, एक्चुअली इसका टेक्स्ट बना देता हूँ मैं फॉर सपोज शो डेटा और शो यूजर्स, राइट, ठीक है। अब जैसे ही उस पर क्लिक होगा हम फॉर्म डेटा पर आ जाएंगे। सो गाइस, दिस फॉर दिस इज फॉर टुडे, दिस इज इट फॉर टुडे। तो ये हमने देखा कि कैसे एक्चुअल हम लारावेल के साथ काम कर सकते हैं। आगे भी मैं ट्यूटोरियल बनाता रहूंगा इसके ऊपर। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। दिस विवेक पडिया साइनिंग ऑफ।